रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे विकी। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है ग्राम विकास और पंचायती राज संस्थान PRIs की भूमिका। पंचायती राज संस्थाएं भारत में ग्रामीण शासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ये संस्थाएं स्थानीय स्तर पर विकास और प्रशासन का कार्य करती हैं, जिससे गांव में आत्मनिर्भरता और भागीदारी बढ़ती है। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू होने के बाद PRIs को और अधिक अधिकार दिए गए, जिससे ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों में भागीदारी का अधिकार मिला। आइए जानते हैं कि PRIs की मुख्य भूमिकाएं और कार्य क्या है। पहला है ग्राम विकास की योजना बनाना, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, सड़क और आजीविका से जुड़े कार्यों का प्रबंधन। अगला है ग्राम सभा का आयोजन करना, इसमें गांव के लोगों को एक साथ लाकर समस्याओं पर चर्चा और समाधान निकालना। अगला है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान। अगला है पंचायती वित्तीय प्रबंधन, यानी कर वसूली, सरकारी अनुदान और संसाधनों का सही उपयोग करना। अगला है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना,
पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से अधिक देकर उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना। स्थानीय विवादों का समाधान, यानी छोटे मोटे झगड़ों को आपसी सहमति से सुलझाना ताकि न्यायपालिका का बोझ कम हो। आगे जानते हैं कि PRI से चलने वाली महत्वपूर्ण योजनाएं क्या हैं। पहला है मनरेगा, दूसरा स्वच्छ भारत मिशन, तीसरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब सवाल आता है कि क्या हम अपने गांव के विकास में भागीदारी निभा रहे हैं? हम सभी को ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, सरकारी योजनाओं की जानकारी रखनी चाहिए और पंचायत के विकास कार्यों में सहयोग करना चाहिए। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं RJ मेधा, जो हमें PRIs की भूमिका, उनकी चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में जानकारी देगी। तो बने रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM के साथ और सुनते रहिए स्थानीय विकास में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। नमस्कार और स्वागत है रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। स्वागत है आप सभी का हमारी खास शैक्षिक श्रृंखला में, जहां हम हर सवाल का जवाब देते हैं और हर बात समझाने के लिए नया अंदाज लाते हैं। यहाँ हम उन विषय पर चर्चा करते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यहाँ ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, बल्कि ऐसा जो आपको हर दिन कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है और आपके आसपास होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको सशक्त बनाता है। और आज का विषय है ग्राम विकास में पंचायत राज प्रणाली की भूमिका। यह विषय न केवल हमारी संस्कृति और समाज से जुड़ा है, बल्कि हमारे देश के विकास की भी नींव है। अगर आप इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे सभी एपिसोड्स को सुनें। हमने बाल कल्याण से जुड़े प्रत्येक पहलू को क्रमबद्ध तरीके से और विस्तार में कवर किया है। हमारे इन एपिसोड्स में विशेषज्ञों की राय, जमीनी हकीकत, सरकारी योजनाएं का विश्लेषण तथा प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं, जो आपको इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने और इसके समाधान में योगदान करने में मदद करेगी। तो सुनिश्चित करें कि आप जागरूक रहें, जागरूकता फैलाएं और इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए बच्चों की भलाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। उनका सपना था कि गांव स्वायत्त हो, आत्मनिर्भर हो और अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम हो। गांधी जी का मानना था कि जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक देश का समग्र विकास असंभव है। पंचायत राज प्रणाली गांधी की इसी विचार का मूर्त रूप है, जिसके संविधान के 73वें संशोधन के तहत औपचारिक रूप दिया गया है। ग्राम पंचायतें भारत के ग्रामीण समाज का आधार है। यह प्रणाली न केवल लेने का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करती है, बल्कि ग्रामीण जनता को उनकी समस्याओं का समाधान उनके ही स्तर पर करने का अधिकार देती है। पंचायतें ग्रामीण विकास की योजनाओं को लागू करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार के अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा यह प्रणाली ग्रामीण महिलाओं और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में भी मदद करती है। क्योंकि पंचायतों में महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। गांधी जी ने बार बार इसी बात पर जोर दिया था कि यदि गांव आत्मनिर्भर होंगे तो शहरों पर उनकी निर्भरता कम होगी। उन्होंने यह लिखा था, ध्यान दीजिएगा, स्वराज का अर्थ केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि जनता को अपने जीवन का स्वामी बनाना है। इतनी सुंदर लाइन्स है ये। यह विचार आज भी बहुत प्रासंगिक है। तो जब पंचायतों को ताकत मिलती है, तो गांव अपनी समस्याओं का हल खुद निकाल सकता है। वे अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से उठा सकते हैं। हालांकि पंचायत राज प्रणाली का उद्देश्य महान है, इसकी राह चुनौतियों से भरी हुई है। कई जगहों पर यह देखा गया है कि पंचायतें राजनैतिक हस्तक्षेप, वित्तीय संसाधनों की कमी और जागरूकता के अभाव के कारण अपनी पूरी क्षमता को पूरा नहीं कर सकते। सच्चा लोकतंत्र तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे और उन्हें निभाने के लिए तत्पर हो। इसीलिए पंचायतों को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा और जागरूकता का प्रसार बहुत जरूरी है।
आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से बात करेंगे कि पंचायत राज प्रणाली कैसे ग्रामीण विकास में योगदान करती है। साथ ही हम उन चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे जो इस प्रणाली को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने में बाधा बनती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि आपका योगदान अपने गांव और समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। वेलकम बैक टू रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं एक छोटी सी भूमिका के साथ। पंचायत राज भारत में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जिसे लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है। इस ढांचे को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ किया गया है, जिसने संविधान में भाग 9 जोड़ा, जो विशेष रूप से पंचायत राज संस्थाओं यानी PRIs, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की संरचना और कार्य प्रणाली को संबोधित करता है। तो पंचायत राज की जड़ें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में पाई जा सकती है, जो राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में सशक्त बनाने का निर्देश देता है। स्वतंत्रता के बाद यह प्रणाली गति पकड़ने लगी, जिसमें राजस्थान और आंध्र प्रदेश 1959 में इसे लागू करने वाले पहले राज्य बने। बलवंत राय मेहता समिति, आपने सुना होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी जिसे हम बोलते हैं, और अशोक मेहता समिति जैसी विभिन्न समितियों ने स्थानीय शासन और सामुदायिक विकास के लिए प्रभावी ढांचा सुझाकर इसकी प्रगति को आकार दिया। तो पंचायत राज पर चर्चा करने से पहले हमें उसकी संरचना को समझना चाहिए। पंचायत राज प्रणाली 3 स्तरीय ढांच है। उसकी विशेषता कुछ ऐसी है। पहला आता है आपका ग्राम पंचायत, जो ग्राम स्तर पर है। दूसरा उसके ऊपर आ जाता है पंचायत समिति मध्यवर्ती ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा जो कि सबसे ऊपर होता है या एपेक्स बॉडी जिसे हम कहते हैं, वो है जिला परिषद यानी जिला स्तर पर। तो हर स्तर में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और चुनाव हर 5 साल में आयोजित किए जाते हैं। ग्राम सभा, जो गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनती है, एक बुनियादी इकाई है और इसे राज्य विधान द्वारा निर्धारित शक्तियां प्राप्त है। मैं आशा करती हूं कि आपको यह स्ट्रक्चर अभी तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं 73 संशोधन की प्रमुख विशेषताएं के बारे में, जिससे ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुए हैं या फिर स्ट्रक्चर में आए हैं। तो उसमें अगर हम जाने कि यह 3 स्तरीय प्रणाली है, जिस पर मैंने आपको बताया कि राज्यों में एक समान संरचना सुनिश्चित करता है प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य चुनावों के साथ। दूसरा जो उसकी चुनाव की बात है, वह अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया ताकि PRIs के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। सीटों का आरक्षण कुछ इस प्रकार है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं कम से कम 1/3 के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कर समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। ग्राम सभा में वह एक स्थायी निकाय के रूप में मान्यता दी गई है जो स्थानीय शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। अगर बात करें वित्त आयोग की, तो राज्यों में एक वित्त आयोग स्थापित करने की आवश्यकता है जो PRIs को वित्तीय संसाधन आवंटित करने के लिए सिफारिशें करता है। इसके कार्य और शक्तियां क्या है? पंचायत राज संस्थानों को ग्रामीण विकास की विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी दी गई है, जिसमें शामिल है विकास योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन, स्थानीय संसाधनों और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का प्रबंध, सहभागी शासन के माध्यम से सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। बल्कि संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों की सूची दी गई है जिन पर PRIs कार्य कर सकते हैं। इनमें कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विषय शामिल है। पंचायत राज भारत के विकेंद्रीकृत शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। हालांकि इसकी राह में नियमित चुनाव व पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता जैसी चुनौतियां हैं, फिर भी यह प्रणाली स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पंचायत राज संस्थानों का सतत विकास भारत की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्रामीण विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपको मैंने भूमिका के बारे में तो बता दिया, एक ब्रीफ ओवरव्यू देके। अगर मैं आपसे पूछूं कि पंचायती राज संस्थाएं क्या हैं, तो अब आप क्या जवाब दोगे? जी, आप ये बोलोगे कि पंचायती राज संस्थाएं भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को संदर्भित करती है, यानी लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की शासन प्रणाली है।
आप यह भी कह सकते हो कि यह संस्थाएं सभी राज्यों में सरकार के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि स्थानीय आबादी सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सके, जिससे ग्रामीण विकास की पहलों की प्रभावशीलता और जवाबदेही में वृद्धि हो। हम जब भी कोई टॉपिक को समझते हैं तो हमें उनके शब्दों को भी ध्यान में रखना होता है। तो जो ये पंचायत शब्द है वो कहाँ से आता है? पंचायत शब्द भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के रूप को संदर्भित करता है और वह शब्द आता है पंच। पंच यानी पांच और आयत यानी सभा। तो परंपरागत रूप से यह समुदाय द्वारा चुने गए 5 बुजुर्गों की परिषद को दर्शाता है, जो विवादों को सुलझाने और स्थानीय मामलों की देखरेख के लिए नियुक्त होते हैं। आधुनिक भारत में पंचायत प्रणाली विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक संरचित और संस्थागत ढांचे के रूप में विकसित हुई है। तो यह पीआरएस का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज संस्थानों का उद्देश्य भारत में स्थानीय शासन को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है। इसके मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। पहला, निर्णय लेने का अधिकार जमीनी स्तर पर। पहला, सत्ता का विकेंद्रीकरण, निर्णय लेने का अधिकार जमीनी स्तर पर स्थानांतरित करना। दूसरा, स्थानीय आबादी को शासन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना। सार्वजनिक सेवाओं और विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और कौशल बनाना। सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। कल्याणकारी योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना और स्थानीय समुदायों को सार्वजनिक कार्यों और सेवाओं की निगरानी में शामिल करना एवं स्थानीय नेताओं को प्रशासनिक और प्रतिबिंबिक भूमिकाओं में सशक्त बनाना। विकास के लिए सामुदायिक संसाधनों का सामूहिक उपयोग करना एवं प्रतिनिधि लोकतंत्र को अधिक भागीदारी पूर्ण रूप में बदलना। हमें सभी पता है कि भारत का हमारा एक संविधान है और मैंने आपको पहले ही बताया कि 73वें संशोधन से हमारे पास पीआरआईज आए हैं, पर पहले से हमारे लिए संवैधानिक प्रावधान थे जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मूल संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, जिस पर कोई भी स्टेट गाइड होता है, उसके रूप में अनुच्छेद 40 शामिल है, जो राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें आवश्यक शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है। तो यह चीज लीगल है यानी कानूनी है। बाद में जैसे मैंने कहा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया, जिसने पीआरआईज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और विस्तृत संवैधानिक प्रावधान जोड़े। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में पंचायतें शीर्षक से भाग 9 जोड़ा। भाग 9 क्या है? इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ शामिल है, जो पीआरआईज के विभिन्न प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी। यह 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकारों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है। इसमें 29 कार्यों की एक व्यापक सूची शामिल है, जिसने पंचायतों को सौंपा गया है। 1957 में भारत सरकार ने बाल बंतराय मेहता समिति का गठन किया। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया, जिसने पीआरआईज के विकास के लिए अनुशंसाएं दी। तो यह कमेटी इसी के लिए बैठती है जिसमें वह रिकमेंडेशंस देती है। तो इसमें उन्होंने बताया कि हमारे देश के गाँव के लिए, जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर 1960 के दशक के मध्य तक अधिकांश राज्यों ने पीआरआईज की स्थापना की। तो राजस्थान 1959 में पीआरआई स्थापित करने वाला पहला राज्य था। यह आपको याद रखना चाहिए अपने सामान्य ज्ञान के लिए भी। और उसी वर्ष आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना। हालांकि विभिन्न राज्यों में स्थापित पीआरआईज की संरचना में समानता नहीं थी। आखिरकार 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1952 पारित किया गया, जिसने पीआरआईज को संवैधानिक दर्जा और पूरे देश में संरचनात्मक समानता प्रदान की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है और अधिनियम पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अधिनियम प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव के लिए विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है। अधिनियम प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान भी करता है। अधिनियम प्रत्येक स्तर की पंचायत के लिए उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्षों का कार्यकाल निर्धारित करता है। यह पंचायत सदस्यों की अयोग्यता से संबोधित शर्तों का विवरण भी प्रदान करता है और राज्य की विधायिका पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकती है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है।
पंचायतों से संबंधित प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि ये प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों पर कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ लागू हुआ है। अधिनियम नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। हालांकि संसद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर भाग नाव के प्रावधानों को कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ लागू कर सकती है। क्योंकि मैंने चुनाव के बारे में बात की, तो आपको इसका भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो अधिनियम पंचायतों के चुनावी मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप होते हैं, वह निष्पक्ष करता है। अब इस अधिनियम के प्रावधानों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जान लीजिए आप, अनिवार्य प्रावधान, जिससे आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हो। इन्हें अनिवार्य या बाध्यकारी प्रावधान भी कहा जा सकता है। ये वे प्रावधान हैं जिन्हें राज्य कानूनों में शामिल करना अनिवार्य है। प्रमुख अनिवार्य प्रावधानों में सभी 3 स्तरों पर पंचायत का गठन, जो मैंने आपको पहले ही समझाया, पंचायतों की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव, अभी मैंने उस पर भी चर्चा की। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष अगर आपको चुनाव लड़ना है। और ग्राम सभा का आयोजन, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण आदि शामिल है। वैकल्पिक प्रावधान क्या है जिससे कि आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जो कि चेंज हो सकता है? यह ऐसे प्रावधान है जिन्हें राज्यों द्वारा उनकी विशेष आवश्यकताओं, स्थानीय स्थितियों और प्रशासनिक व्यवहारिकता के आधार पर अपनाया जा सकता है। प्रमुख वैकल्पिक प्रावधानों में पंचायतों पर अतिरिक्त शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपना, पंचायतों के विभिन्न स्तरों में सांसदों और विधायकों को प्रतिनिधित्व देना आदि शामिल है। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमने जितना कुछ, तो हम उसे रिकैप करेंगे कि पीआरआईस क्यों एस्टैब्लिश हुआ, उसके क्या उद्देश्य थे, वो किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ, कौन सी कमेटी हुई, ये कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए। हम उसका ब्रेक के बाद एक बार रिविजन करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि इसकी मुख्य उसमें समस्याएं क्या हैं और उसका विवरण कैसे हो सकता है। चलिए मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की, विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। के दुकनिया याद खूब आवे, हमका चाय के दुकनिया जहाँ होत भिनसार, बाबा पढ़े अखबार, गरियावत है आवत है, याद खूब आवे हमका गाँव के डगरिया, याद खूब आवे।
देश हो। याद खूब आवे हमका गाँव के मड़ैया, याद खूब आवे। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। वेलकम बैक। स्वागत करती हूँ आपका ब्रेक के बाद। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। तो हमने ब्रेक के पहले चर्चा की कि कैसे पंचायतें भारतीय गांव की रीढ़ रही हैं, जो दर्ज इतिहास की शुरुआत से ही अस्तित्व में रही है। महात्मा गांधी जी का हर गांव को गणराज्य बनाने का सपना 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के द्वारा साकार किया गया है, ताकि ग्रामीण पुनर्निर्माण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। पंचायती, जिसका शाब्दिक अर्थ 5 है, महाभारत के शांति पर्व में पाया जा सकता है। पंचायती शब्द स्पष्ट रूप से संस्कृत शब्द है और यह हैरान करने वाली बात है कि स्वयं शासन के इस जटिल ढांचे में पंचायती, चाहे वह ग्राम परिषद के रूप में हो या एक 5 बुद्धिमान व्यक्तियों के समूह के रूप में, जो किसी स्वयं शासित निकाय से संबंधित हो और जिसे उस निकाय से जुड़े मामलों पर सलाह दी जाती हो। भारत के प्राचीन काल के साहित्य में स्थानीय शासन पर बहुत सारे प्रमाण हैं, जो यह तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि पंचायतें प्राचीन भारत के गांवों के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमने यह भी देखा कि पीआरआईज के उद्देश्य क्या थे: आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों की सहायता, समुदाय में सहयोग और सहकारी आत्म सहायता, सहकारी संस्थाओं का विकास, स्थानीय संसाधनों का विकास जिसमें मानव संसाधन का उपयोग भी शामिल है, कृषि उत्पादन को योग्य में उच्च प्राथमिकता देना, प्राधिकरण और पहल का उन्नत वितरण, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, लोगों के प्रतिनिधियों और उनके सेवकों के बीच समझ और सामंजस्य, व्यापक प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से और कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की स्पष्ट रूप से सीमांकन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके मुख्य कार्य कुछ ऐसे थे: गांव पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाओं का निर्माण। अब हम बात करेंगे पीआरआईज के मुख्य कार्य के बारे में। गांव पंचायत क्षेत्र में विकास के लिए वार्षिक योजनाओं का निर्माण करना एक अहम कार्य है पीआरआईज का। बाकी कार्य कुछ ऐसे हैं: गांव पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक आपदाओं में राहत का एकत्रीकरण, सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण को हटाना, सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और योगदान का आयोजन, गांव में आवश्यक सांख्यिकी का रखरखाव, ऐसे अन्य विकास कार्य जो सौंपे नहीं जा सकते, सेवा या विकासात्मक कार्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि का प्रोत्साहन, प्रतिनिधित्व कार्य जहां मुख्य भूमिका राय व्यक्त करने और उसे प्रस्तुत करना हो, नियामक और प्रशासनिक कार्य जो व्यक्तियों और संस्थाओं के आचरण को नियंत्रित करने के साथ साथ कर संग्रह में भी शामिल करती है, समस्याओं का विवरण करना। अतः इससे यह ज्ञात होता है कि पंचायती राज संस्थाएं विकास के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने में सक्रिय रूप से शामिल है, जिसमें सामाजिक न्याय के माध्यम से भारतीय जनता की विकास प्रक्रिया में भागीदारी की आशंकाएं शामिल है। 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की स्पष्ट भूमिका की कल्पना की गई है। भारत सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की सहायता प्राप्त करने की ओर बढ़ रही है। ब्रेक के पहले मैंने आप सबको ये बात बताई थी कि हमारी स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने पंचायतों के महत्व को स्थापित किया है। वह भारत के संविधान के राजनीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में कहा गया है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा जो उन्हें स्वशासन के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाए। वर्षों बाद कई समितियां बनाई गई ताकि ग्राम समाज की वर्तमान स्थिति में सुधार किया जा सके, जिनके द्वारा की गई सिफारिशों को जनता की मांगों को पूरे करने का एक साधन रूप में देखा गया। समितियां कुछ ऐसी थी: बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति,
GVK राव समिति और LM सिंघवी समिति। इसीलिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद भारत के सभी राज्यों में अत्यधिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई। कुछ राज्य पंचायती राज संस्थाओं को लागू करने में अन्य राज्यों से आगे थे। स्थानीय नौकरीशाही के पारंपरिक शक्ति संरचना को कुछ राज्यों में महत्वपूर्ण रूप से संशोधित किया गया। इस प्रणाली ने समाज के पहले से वंचित वर्गों की, जिनमें महिलाएं, SC, ST और अन्य शासक समूह शामिल हैं, उसको सशक्त किया। उदाहरण के लिए केरल में विकेंद्रीकृत योजना प्रणाली है, जिसमें लोगों की भागीदारी होती है और पंचायती राज संस्थानों को धन प्रदान करने के लिए एक नवीन तरीका अपनाया गया। केरल में पंचायती राज के अध्यक्ष अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझते हैं, जो पंचायत योजनाओं के वितरण, क्रियान्वयन और विकास में होती है। वे बाल देखभाल, प्राथमिक और चिकित्सा केंद्रों में कुशल प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो केरल में पंचायती राज के अध्यक्ष अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझते हैं, जो पंचायत योजनाओं के वितरण, क्रियान्वयन और विकास में होती है। वे बाल देखभाल, प्राथमिक और चिकित्सा केंद्रों के कुशल प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। केरल में पंचायती राज संस्थाएं प्राकृतिक संसाधन के सहभागी प्रबंधन, जल संरक्षण और वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों का प्रबंध भी करती है। विकास प्रक्रिया में समाज भर की महिलाओं और वंचित समूह ने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है, लेकिन केरल राजनीतिक शक्ति के अधिग्रहण से मुक्त नहीं है, जो कभी कभी पंचायती राज संस्थाओं को निष्पक्ष और पक्षपाती स्तर तक सीमित कर देता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं मध्य प्रदेश का भी, जो कि एक सक्रिय राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाएं हैं। 73वें संशोधन अधिनियम के जिला योजना प्रावधानों को लागू किया गया था, ताकि मध्य प्रदेश के जिलों में निर्णय लेने की शक्ति दी जा सके। ग्राम सभा भी कई ग्राम स्वराज समितियों के माध्यम से पंचायत के कार्यों को पूरा करने को सक्षम हो पाई। मध्य प्रदेश पंचायती राज मॉडल में एक स्थानीय समिति के रूप में, जिसे ग्राम सभा के सदस्य नियंत्रित करते हैं। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अधिकांश सरकार द्वारा ही किया गया है, न कि व्यक्तियों द्वारा। ग्रामीण विकास पहलों को डिजाइन और क्रियान्वित करने के लिए एक उपयुक्त संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है। इसीलिए पंचायती राज संस्थाओं को इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत में स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त PRI स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भारत में PRI ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करती है और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास और राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक और योजना नीतियों में सामान्य विकास को समर्थन देने पर ध्यान भी केंद्रित करती है। कृषि और ग्रामीण विकास को हमारे देश की योजनाओं, नीतियों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अब देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास कैसे होता है। पंचायती राज संस्थाएं विकास के सबसे प्रिय उद्देश्यों को सामाजिक न्याय के साथ पूरा करने में सक्रिय रूप में शामिल है, जो भारतीय लोगों की उनके देश के विकास प्रक्रिया में भागीदारी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की एक स्पष्ट भूमिका एनविसेज की गई है, यानी देखा गया है। भारत सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं की सहायता मांग रही है। इनमें से भारत सरकार और राज्य सरकारों की निम्नलिखित विकास योजनाओं ने हमेशा पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को अनुरोध किया है। इन्हें 11वीं अनुसूची और 5 वर्षीय योजनाओं के संदर्भ में उनके लिए एक विशेष भूमिका दी गई है। तो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन क्या है? यह कुछ ऐसा है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, जो कि 1999 में आया था। यह स्वरोजगार कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया। इस योजना को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और संबंध कार्यक्रमों जैसे TRI, DWCRA, सितरा और गंगा कल्याण योजना की कमजोरियों को दूर करने के लिए बनाया गया। इस योजना के तहत उद्यमों को सब्सिडी दी जाती है। SGSY को केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 की लागत साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित किया गया है। SGSY का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास NGOs, जो कि DRDS बोलते हैं, उसके माध्यम से पंचायती समितियों द्वारा किया जाता है। तो SGSY के क्रियान्वयन में DRDA, बैंक, पंचायती राज संस्थाएं, NGO आदि जैसे विभिन्न NGOs का एकीकरण शामिल है। दूसरा आता है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY 2001 में। यह योजना 25 सितंबर 2001 को चल रही योजनाओं, रोजगार आश्वासन योजना EAS और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSI को मिलाकर शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त वेतन रोजगार प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना को निर्माण करना है।
फिर आता है आपका इंदिरा आवास योजना, जिसकी बहुत सारे बेनिफिशियरीज रहे हैं 1985 टू 86 से। यह कार्यक्रम में 9वीं योजना के दौरान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सभी के लिए आवास प्रदान करना है और 20 लाख अतिरिक्त आवासीय इकाइयों का निर्माण करना है, जिनमें से 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाने हैं। पंचायती राज संस्थाएं का IAY के तहत लाभार्थियों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाभार्थियों का चयन स्थायी IAY प्रतीक्षा सूची से किया जाता है, जिसे BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन सूची के आधार पर वरिष्ठता से कम में तैयार किया गया है। ग्राम पंचायत BPL सूची में आश्रयहीन परिवारों को निकाल सकती है। ग्राम सभा द्वारा चयन अंतिम होता है। फिर है आपका अंत्योदय अन्न योजना AAY 2000। यह योजना 2000 में शुरू की गई थी, जिसके उद्देश्य 1 करोड़ गरीब परिवारों को कवर करना था। इस योजना में BPL परिवारों अत्यधिक सब्सिडी दर पर गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल 3 प्रति किलोग्राम पर खाद्यान्न प्रदान करने का प्रावधान है। आई योजना को 2003 से 4 में 50 लाख अतिरिक्त BPL परिवारों को जोड़कर विस्तृत और फिर इसे 2.5 करोड़ परिवार में फैलाया गया। फिर है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 2000। यह एक 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया। PMGSY का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाली सभी अविकसित बस्तियों को सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना है। भारत निर्माण के तहत उद्देश्य निर्धारित किया गया कि सभी बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान की जाए, जैसे जनसंख्या 1000 से अधिक हो और वह समतल क्षेत्रों में स्थित हो। निर्मल ग्राम योजना 1999। कर्नाटक सरकार ने 2 अक्टूबर 1995 को ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक विकास के हिस्से के रूप में स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए निर्मल ग्राम योजना नाम से एक विशाल अभियान शुरू किया था। सरकार इस योजना को पंचायती राज संस्थाओं और गैर संगठनों के साथ सहयोग करके लागू कर रही है। फिर आ गया आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम MSAP 1995। यह आखिरी है। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था, मुख्य पारिवारिक कमाने वाले की मृत्यु और मातृत्व के मामलों में गरीब परिवार को सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करना है। NSAP के 3 मुख्य घटक है: राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम NOAPS, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना PFPS और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना NMBS। इसके साथ साथ 2 और योजनाएं हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे हम NRLM में कहते हैं, यह पंचायतों और गरीबों के संस्थाओं के बीच आपसी लाभकारी कार्य संबंध, परामर्श और संसाधनों के साझाकरण के लिए औपचारिक तंत्र के निर्माण की वकालत करता है, उदाहरण के लिए जिसे हम SHGs कहते हैं। फिर आया आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा 2009। यह कार्यक्रम 2 फरवरी 2006 से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका को सुरक्षित करना है, ताकि वित्तीय वर्ष में ग्रामीण घरों में 100 दिनों का रोजगार मिल सके। मनरेगा सभी पूर्व और वर्तमान वेतन रोजगार कार्यक्रमों से एक कदम आगे है, क्योंकि यह एक अधिनियम है, न केवल एक योजना। यह कार्य की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। इससे हमने यह जाना कि भारत की आर्थिक प्रगति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास पर बहुत निर्भर करती है। यह कृषि की वृद्धि में योगदान करता है, छिपी हुई बेरोजगारी, अपर्याप्त रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक असमानता को कम करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है, जिनके लिए मामूली पूंजी की आवश्यकता होती है। सरकार ने यह महसूस किया है कि आर्थिक परिवेश में रहे रणनीतिक बदलाव का समर्थन करने के लिए उन्हें अपने संसाधनों को जुटाना होगा। तो जैसे हमने पंचायती राज संस्थाओं की संरचना को समझा, उसे हम एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पर है, वो पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है। ग्राम पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और विकास के कार्य सौंपे जाते हैं। फिर आता है आपका पंचायत समिति, जिसे इंटरमीडिएट लेवल कहते हैं। वह पंचायतों के बीच मध्यवर्ती स्तर है, जो कई ग्राम पंचायतों को जोड़ता है, एवं पंचायत समिति का कार्य ग्राम पंचायतों को मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करना है। तीसरा है जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। यह पंचायतों का उच्चतम स्तर है और इसमें कई पंचायत समितियां शामिल होती हैं। जिला परिषद का कार्य राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना कुछ इसके कार्य है। अब जब हमने इसका क्रियान्वयन समझ लिया, इसका स्ट्रक्चर समझ लिया, इसका इतिहास समझ लिया, बात आती है हमें इसकी भूमिका की। इसकी भूमिका काफी खास है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इन संस्थाओं के माध्यम से सरकार को स्थानीय समुदायों की वास्तविक समस्याओं का पता चलता है और उसी के अनुरूप विकास योजनाएं बनाई जाती है। पंचायती राज का एक मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों, विशेष रूप से महिलाओं,
असुनिश्चित जातियों और जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग को सशक्तिकरण करना है। पंचायती राज संस्थाएं न केवल बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी काम करती है। ग्राम पंचायत स्कूलों का संचालन और निगरानी करती है, जबकि पंचायत समितियां अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करती है। इसके अलावा पंचायतें विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य योजनाओं के कार्यान्वयन में भी भाग लेती है, जैसे कि मातृत्व भाव, टीकाकरण और स्वच्छता अभियान। पंचायतों के माध्यम से किसानों को भी बेहतर कृषि तकनीकों, प्रशिक्षण और कर्ज की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा जल संसाधन प्रबंधन और सिंचाई प्रणालियों के निर्माण में भी पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन संस्थाओं के माध्यम से सड़कों, जल पूर्ति प्रणालियों, बाजारों और सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाता है। यह परियोजनाएं ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः निष्कर्ष यह रहता है कि भारत में ग्रामीण विकास मुख्य रूप से लोगों द्वारा नहीं, बल्कि सरकार द्वारा समर्थित है। ग्रामीण विकास पहलों को डिजाइन और लागू करने के लिए एक उपयुक्त संस्थागत ढांचा आवश्यक है। पंचायत राज संस्थाएं यानी पीआरआईज जो विकास का एक व्यापक विचार है, जो मानव अस्तित्व के सभी पहलुओं को कवर करती है, इस आवश्यकता को पूरा किया है। यह मूल रूप से एक सरकारी गतिविधि है, जिसमें समाज के लाभ के लिए सरकारी नीतियों का विकास और कार्यान्वयन शामिल है। दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ग्रामीण विकास का तात्पर्य है पूर्ण ग्रामीण विकास, ताकि लोगों को खुशहाल बनाया जा सके। ग्रामीण डिजाइन एक सापेक्ष शब्द है जो कि राष्ट्र या क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता को लगातार और सकारात्मक रूप से बेहतर बनाता है। सकारात्मक बदलाव में आर्थिक और सामाजिक विचार शामिल होते हैं। इसे भारत में ग्रामीण विकास के आधुनिकीकरण अभियान की शुरुआत से कई दशकों तक पाया जा सकता है। एक अनुभवी ब्रिटिश कृषि अधिकार के अनुसार कृषि वृद्धि का विचार 14वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। यह दिखाया गया है कि प्राचीन और मध्यकालीन शासकों ने भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई में निवेश किया था। 14वीं शताब्दी तक यह बाजारों और उद्योगों के निर्माण में सक्रिय था और सभी ग्रामीण विकास योजनाओं, परिवहन संरचनाओं के निर्माण पर आधारित कई तरीकों पर केंद्रित था। स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों और रणनीतियों का अध्ययन ग्रामीण विकास के विभिन्न रूपों को दिखाता है। पंचायती राज संस्थाओं का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को केवल उनके अपने विकास में नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के विकास में भी शामिल करना है। गांधी जी का मानना था कि देश के वास्तविक विकास के लिए हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों को संभालने में सक्षम होना चाहिए। उनके अनुसार ग्राम पंचायतों को न्याय वितरण तक का काम सौंपा जाना चाहिए। गरीब ग्रामीणों को न्याय के लिए अदालतों में नहीं जाना चाहिए, कड़ी मेहनत की कमाई खर्च नहीं करनी चाहिए और महीनों और हफ्तों तक शहरों में मुकदमे के लिए नहीं भटकना चाहिए। हालांकि आजादी के समय यह व्यवहारिक नहीं था। संविधान सभा ने गांधी जी के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत शासन के तर्क को समझा और पंचायती राज को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत शामिल किया। हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें एक ऐसा अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा जो उन्हें स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होंगे। इसीलिए पंचायती राज संस्थाएं जो स्वशासन की जड़ों की इकाई हैं, को ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के वाहक के रूप में घोषित किया गया है। इन संस्थाओं की प्रभावी और सार्थक कार्य प्रणाली उनके नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, योगदान और सहभागिता पर निर्भर करेगी, चाहे वह पुरुष हो या महिला। गांधी जी का सपना था कि हर गांव एक गणराज्य बने और पंचायतों के पास अधिकार हो, जो अब 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से वास्तविकता में परिवर्तित हो चुका है, ताकि लोगों की भागीदारी ग्रामीण पूर्ण निर्माण में सुनिश्चित हो सके। हमारी पहचान ही हमारी असली पूंजी है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी। पीआरआई सिर्फ एक प्रणाली नहीं, बल्कि एक वादा है। पंचायती राज संस्थाएं केवल शासन की संरचना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की आत्मा है। यह लोकतंत्र की जड़ें गहराई तक पहुंचाकर हर गांव को सशक्त बनाने का संकल्प है। जब हर गांव खुद अपने भविष्य का निर्माता बनेगा, तभी एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। आज के एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए शिक्षा से अपने आप को सशक्त करो, हर दिन नई सोच से अपने सपने पूरे करो।
जब हम मिलकर चले, हर मुश्किल हो आसान, हर एक को मिले अपनी पहचान। अपनी राय ज़रूर दे हमारे सोशल मीडिया हैंडल में और जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि यह एक शैक्षिक यात्रा है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, जो कि बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प है। धन्यवाद। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। सबसे पहले उगे सूरजवा, जहाँ सबसे पहले उगे सूरजवा, कौआ बोले काँव रे। लहर लहर लहराए फसलिया, इहे हमरे गाँव रे। लहर लहर लहराए फसलिया, इहे हमरे गाँव रे। जहाँ सबसे पहले उगे सूरजवा, कौआ बोले काँव रे। लहर लहर लहराए फसलिया, इहे हमरे गाँव रे। लहर लहर लहराए फसलिया, इहे हमरे गाँव रे। पोखरा पे बरगद के नीचे देखा सभे जुटेला। चरर मरर बसबरिया बोले, चरर मरर बसबरिया बोले, बछरू बोले माव रे। लहर लहर लहराए फसलिया, इहे हमरे गाँव रे। लहर लहर लहराए फसलिया, इहे हमरे गाँव रे। पिया के संग गोरिया मिलके खूब करे किसानी। झरर झरर झर नदिया बहे, चानी ऐसन पानी। अरे पिया के संग गोरिया मिलके खूब करे किसानी। झरर झरर झर नदिया बहे, चानी ऐसन पानी। सरर सरर पुरवैया बहे, सरर सरर पुरवैया बहे, झिझरी खेले नाव रे। लहर लहर लहराए फसलिया, इहे हमरे गाँव रे। लहर लहर लहराए फसलिया, इहे हमरे गाँव रे। गरज गरज के घेरे ला जब सावनवा में बदरी। सखियन के संग बगिया में गोरिया गावे कजरी। गोरी गरज गरज के घेरे ला जब सावनवा में बदरी। सखियन के संग बगिया में गोरिया गावे कजरी। निमिया के गछिया पे बांध के झूला, निमिया के
गछिया पे बांध के झूला झूले निमिया छाँव रे। लहर लहर लहराए फसलिया इहे हमरे गाँव रे। लहर लहर लहराए फसलिया इहे हमरे गाँव रे। दादी आपन गोदिया में बबुआ के सुनावे लोरी। परदेसिया के राह निहारे छतवा पर से गोरी। हे दादी दादी आपन गोदिया में बबुआ के सुनावे लोरी। परदेसिया के राह निहारे छतवा पर से गोरी। रखिया के दिन भाई बहन के, रखिया के दिन भाई बहन के कितना बाटे प्यार रे। लहर लहर लहराए फसलिया इहे हमरे गाँव रे। लहर लहर लहराए फसलिया इहे हमरे गाँव रे। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स, सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स, हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक। मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें
काम की।